हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाबू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, राम राम। देखो भाई, बात ऐसी है, क्लास वैसे 9 बजे शुरू हुआ करती थी हमेशा से। आज भी 9 बजे ही शुरू होती, मैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम से ही निकला था। बट आज नोएडा में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया, सुबह से ही हो रही है। तो भाई मैं जाम में फंस गया। मैं सोचा कि पहुंचूंगा पहुंचूंगा पहुंचूंगा, मैं जल्दी भी निकला। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, परमात्मा के सामने किसी की नहीं चलती, मेरी भी नहीं चली। ठीक है, खैर अब बात करते हैं भाई आज के टॉपिक की कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का जो परिचय है वो मैंने समाप्त करवा दिया था। किसको क्या कहते हैं वो मैंने बता दिया था। हाँ, अभी भी एक दो चीज और आएंगी, ऐसा नहीं खत्म हो गया, अभी भी एक दो चीज और आएंगी बेटा। पर वो मैं आपको साथ साथ उसका जो है परिचय भी दे दूंगा और समझा भी दूंगा। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो आने वाले हैं उष्मागतिकी के नियम। ठीक है, उष्मागतिकी का सबसे पहला नियम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा इसको हम? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और हिंदी में इसको कहते हैं बेटा उष्मागतिकी का जीरोथ नियम। जीरो का मतलब शून्य नियम होता है बेटा, ये पहला नियम। अब ये नियम में ना कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है इसको समझना। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे थर्मोडायनेमिक आपने देखा होगा थर्मामीटर। कभी कभी पूछ लेते हैं कि थर्मामीटर का जो कार्य है वो जो थर्मोडायनेमिक से किस नियम पर आधारित है या किसके अनुकूल है, किसका अनुप्रयोग है। तो बेटा एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना। अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से एक बॉडी है, अरे भैया एक बॉडी है, एक धातु है मान लो, है ना। और फिर मैंने कहा कि भाई इसका भी धातु जो है एक तरीके से, भाई ये भी एक धातु है, अलग अलग रखा है भाई। तो यहां पर क्या हुआ बेटा जी, इसका टेम्परेचर T1 मान लिया और इसका टेम्परेचर T2 मान लिया। और मैंने ये कहा कि T1 का मान ज्यादा है T2 से T1 का मान ज्यादा है T2 से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो भी वस्तु रही होगी, ये जो भी धातु का टुकड़ा रहा होगा, इसमें हीट ज्यादा होगी, इसमें ऊष्मा ज्यादा होगी। और जिसका तापमान कम है उसमें ऊष्मा क्या होगी बेटा, कम होगी। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, कनेक्ट करके रखेंगे, तो हमारे पास दोनों वस्तुओं को हमने ऐसे दर्शाया भाई, दोनों वस्तुओं को हमने ऐसे दर्शाया। और आप लोग प्रकृति में एक बात जानते होंगे, ठीक है, प्रकृति में एक बात जानते होंगे कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो हमेशा अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की तरफ होता है। जैसे मान लीजिएगा इसका हीट ज्यादा है, इसका हीट कम है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इधर से ऊष्मा निकलकर, इधर से हीट निकलकर इधर जाएगी और तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। तो हमने कहा कि भाई यहां पर भी टेम्परेचर T होना चाहिए और यहां पर भी टेम्परेचर T ना होना चाहिए, और ये एक दूसरे के तापीय साम्य पर होते हैं। ठीक है, तापीय साम्य का मतलब होता है कि ताप का आदान प्रदान करके अब इनके बीच में ताप की स्टेबिलिटी आ गई। ऐसा नेचर में आपने देखा होगा। अब ये एक बात और कहता है भाई, ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक वस्तु A है और कोई एक वस्तु बेटा B है और कोई एक वस्तु बेटा जी C है, ये क्या है मेरे पास, वस्तु A, वस्तु B, वस्तु C। हो सकता है इसका टेम्परेचर हो TA, हो सकता है इसका टेम्परेचर हो TB, और हो सकता है इसका टेम्परेचर हो TC। लेकिन जब इन तीनों की तीनों वस्तुओं को आप जोड़कर रखोगे, एक साथ जोड़कर रखोगे बेटा, एक साथ जोड़कर रखोगे, तो बेटा अगर ये वस्तु A है, ये वस्तु B है और ये वस्तु C है, तो इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान कुछ इस तरीके से होगा कि TA तो बड़ा हो जाए, TA बराबर होगा बेटा TB के, मतलब एक तरीके से इन दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। इधर बेटा जी TB बराबर होगा TC के, मतलब एक तरीके से तब तक हीट का फ्लो होगा जब तक कि इसका, इस वाली बॉडी का और इस वाली बॉडी का तापमान समान ना हो जाए।
ठीक है, यहां पर भी ऊष्मा का प्रभाव या हीट का प्रभाव तब तक होगा बेटा जब तक ए और बी का तापमान बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ए और बी आपस के तापीय साम्य में थे और बी और सी आपस में तापीय साम्य में थे, तो बेटा यह बात भी कंफर्म होगी कि जो वस्तु ए है और वस्तु सी है उसका तापमान भी क्या होगा बेटा, समान होगा। राइट, तो यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इस पर बेस्ड जो हमारी अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है जरा समझिएगा। सॉरी, थर्मोमीटर कैसे काम करता है। जैसे हम थर्मोमीटर के अंदर ना पारा होता है, मरकरी, हमें उसका तापमान नापना होता है और वो ताप जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो पारे का जो मिनिस्कस है ना, जो मीटर है वो बढ़ता रहता है। अब होता क्या है बेटा, हमारी एक बॉडी है उसका कोई ना कोई तापमान होगा। अब जैसे थर्मोमीटर हम आपने देखा होगा कि भाई हम यहां पर जीभ के नीचे रखते हैं थर्मोमीटर को, तो पहले क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ये उसके गिलास की सतह पर लग जाती है। तो पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर और जो उसका गिलास होता है उसका टेम्परेचर बराबर होता है। अब अंदर क्या है, गिलास का संपर्क है पारे के साथ, तो फिर गिलास का टेम्परेचर और पारे का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, तब तक हीट फ्लो होती है जब तक कि बराबर ना हो जाए। और इसी बात से हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर गिलास का यानी कांच का और हमारी बॉडी का टेम्परेचर समान है, कांच का और मरकरी का टेम्परेचर समान है, तो हमारी बॉडी का और मरकरी यानी पारे का भी टेम्परेचर समान होगा। उसी बेसिस पर हम लोग जो है क्या करते हैं भाई, उसी बेसिस पर हम जो है अपना बुखार बखवार नापा करते हैं। तो कोई आप लोगों से यह पूछ ले कि थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर नाम की जो डिवाइस है ना, जो उपकरण है, वह थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम पर आधारित है, तो आपको बोलना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं नोट भी लिख रहा हूं भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर। थर्मोमीटर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित है। छापिए भाई इसको फटाफट। अगर आप लोगों ने छाप लिया हो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नोटेड, जो भी स्क्रीन पर आ गया हो वो। हो गया भाई। डेफिनेशन ये है, यदि तीन वस्तुएं अलग अलग तापमान पर हैं और उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, यदि वस्तु ए और वस्तु बी एक दूसरे के तापीय साम्य पर है, वस्तु बी वस्तु सी के एक दूसरे से तापीय साम्य पर है, तो ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म को हिंदी में मतलब ये निर्धारित है, ए और सी भी पक्का तापीय साम्य पर होंगे। बस यही है। ठीक है, आगे देखो भाई, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो सिर्फ थर्मोमीटर के लिए मैंने करवाया कि रेयर टू रेयर कभी ना कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले थर्मोमीटर के आधार पर तो वो बता दें। वहां पर कोई न्यूमेरिकल, कोई डेफिनेशन कुछ ज्यादा नहीं आएगा, बस कथन आ सकता है कभी भी। अब यहां पर सुनने की कोशिश करिएगा, यहां पे ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कहेंगे भाई ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब ये नियम आप लोगों से कोई अलग नहीं है बेटा, ठीक है, ये कोई अलग नियम नहीं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम गीता में लिखी उस लाइन के बराबर है कि आत्मा ना पैदा होती है ना नष्ट होती है, पर एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यानी ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं हम इसको? ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी कह सकते हैं। अब इसको समझना भाई, ये क्या है। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। किया जा सकता है, परंतु परंतु एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तो होगी बेटा इसकी डेफिनेशन। अब इसको हम गणित के रूप में यानी इसकी समीकरण के रूप में बात समझते हैं। अब आप लोग समझने की कोशिश करना बेटा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब निकाय है, ठीक है, यहां पर एक सिस्टम है जिसको हम क्या कहेंगे भाई, निकाय है, और यहां पर लगी हुई है मूवेबल पिस्टन। क्या लगी हुई है बेटा, मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर भरी हुई है गैस, इसके अंदर भरी हुई है गैस। इसका यहां पर आयतन होगा बेटा V1, और यहां पर आप आयतन मान लोगे बेटा जी V2। क्या मान लिया हमने, आयतन V1 और V2। और हम लोग जानते हैं कि ये जो आपके पास कोई इस तरह का सिलेंडर है, इसके बाहर का जो प्रेशर है उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाह्य दाब कहते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं इस निकाय को, इस सिस्टम को हीट देता हूं, है ना, हीट मतलब उष्मा देता हूं, तो क्या ये एकदम से कार्य करना चालू कर देगा? बोलिए, क्या एकदम से कार्य करने चालू कर देगा? आप कहोगे नहीं, मतलब आप तो कहोगे हां कर देगा, पर मैं बता रहा हूं नहीं करेगा, एकदम से नहीं करेगा। समझने की कोशिश करिएगा, हम जो हीट दे रहे हैं, मान लो मैं एक पार्टिकल हूं, एक इस दीवार में, चार दीवारी में मैं कैद हूं, और भाई मैं क्या हूं, अभी एक तरीके से एक पार्टिकल हूं, गैस का पार्टिकल हूं। कोई अचानक से कमरे को बाहर से गर्म करना चालू कर देता है, तो गर्म करने देखो, और मेरे द्वारा किया गया कार्य तब माना जाएगा जब मैं कोई दीवार तोड़कर या गेट खोलकर बाहर निकलूंगा, तो समझ जाना कि मैंने कोई कार्य किया। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मुझे गर्मी लग रही है, जैसे उष्मा बढ़ती गई, उष्मा बढ़ती गई, हीट बढ़ती गई, तो मुझे गर्मी लग रही है, पसीना सा आ रहा है, वह बैठा नहीं जा रहा साला, बड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा बेटा, थोड़ी और हीट दी उन्होंने, तो भाई मैं ऐसे बैठने लगा था, अरे बाप रे बाप, इतना गर्म, ओ दिक्कत हो रही है भाई। तो भाई साहब क्या हुआ, अब जैसे जैसे हीट बढ़ रही है, तो मेरी अपनी पहले फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन मतलब कि जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इधर से इधर घूम रहा हूं, अरे यार मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, इतनी हीट, ओ माय गॉड, ओ हो। और फिर मैंने क्या करा, मैं एक बार करता हूं, चलो भाई कलाबाजी खाता हूं, ऐसे कलाबाजी, ओ भाई ये भी नहीं, मतलब ये हुई घूर्णन गति, ये भी करके देख ली। अब भाई एक टाइम, और मैं वाइब्रेशन कर रहा हूं, अरे नहीं भाई नहीं यार, बहुत हीट लग रही है भाई, बहुत हीट लग रही है। अब जैसे जैसे उसने हीट दी, मुझे दिक्कत होनी चालू कर दी। फिर मुझे लास्ट में समझ में आया कि भाई मेरे पास एक ही इलाज है, अब यहां से भागना पड़ेगा दीवार तोड़ के, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दीवार तोड़ के भागना पड़ेगा। तो भाई अच्छा ये सॉरी, हाँ, तो ये दीवार तोड़ के भागना पड़ेगा। तो भाई अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तू 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 तू। अब जैसे ही मैंने दीवार तोड़ी, ठीक है, अब जैसे ही मैंने दीवार तोड़ी, तो समझो मेरे द्वारा किया गया कार्य था, मेरे द्वारा किया गया कार्य था। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जो हीट बाहर से मिल रही थी वो सारी की सारी कार्य में यूज नहीं हुई, वो सारी की सारी कार्य में यूज नहीं हुई, उसका कुछ भाग कार्य में यूज हुआ, लेकिन कुछ भाग ने तो मेरी अपनी ऊर्जा बढ़ा दी, है कि नहीं? क्या कहते हो भाई? कुछ भाग ने तो मेरी खुद की ऊर्जा बढ़ा दी, मेरी ट्रांसलेशनल मोशन बढ़ा दी, यानी स्थानांतरण ऊर्जा बढ़ा दी, मेरी घूर्णन गति ऊर्जा बढ़ा दी, मेरी कंपन ऊर्जा बढ़ा दी, है ना, मेरी ऊर्जा बढ़ा दी। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो हीट हम दे रहे हैं, समझना बेटा,
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, जो हीट हम दे रहे हैं यानी हीट में परिवर्तन कर रहे हैं, वो उसका कुछ भाग इंटरनल एनर्जी यानी आपकी जो है यहां पर जो भी पदार्थ होगा, जो भी कण होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा, बढ़ा देगा उसको। और बेटा जी बचा हुआ भाग जो है वो कार्य में लग जाएगा, माइनस के डब्ल्यू। अच्छा, माइनस के डब्ल्यू क्यों लिया मैंने आपको बता देता हूं, परिमाण इसके पीछे भी एक बात है। अगर हम हीट पॉजिटिव लेते हैं, मतलब हम हीट दे रहे हैं, समझना, हम हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं बेटा, हीट हम दे रहे हैं, तो चेंज इन हीट हमने क्या लिया, पॉजिटिव। अब आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, भाई बढ़ेगी, ये भी क्या लिया, पॉजिटिव। जब कोई मान बढ़ता है तो पॉजिटिव होता है। और आपको याद होगा चिन्ह परिपाटी कहता है कि जब हीट पॉजिटिव हो तो डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव। भाई पिस्टन तो अपने आप ऊपर जाएगी, हम लेकर थोड़ा ही गए, हमने तो हीट दी, पिस्टन अपने आप ऊपर गई, है कि नहीं, पिस्टन अपने आप ऊपर गई बेटा। तो हमने कहा कि भाई dq बराबर du, इसलिए हमने इसको माइनस लिया, और ये जो समीकरण है ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को निरूपित करती है। अब चूंकि हम एक बात और भी जानते हैं, वो क्या है, W बराबर होता है माइनस के पीडीवी, पढ़ाया था बेटा मैंने ये, W बराबर होता है माइनस के पीडीवी। अब जैसे ही आप यहां पर माइनस पीडीवी के W के स्थान पर माइनस पीडीवी रखोगे तो dq बराबर हो जाएगा du प्लस पीडीवी, ठीक है, du प्लस पीडीवी। तो ये दोनों की दोनों समीकरण जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाती हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर जी फिजिक्स में हमने ये वाली समीकरण जो पढ़ी है बिल्कुल करेक्ट पढ़ी है, लेकिन फिजिक्स के भीतर हमने यहां पर प्लस का साइन पढ़ा था, प्लस का डब्ल्यू, और आपने माइनस का करवाया हुआ है। तो बेटा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक डिफरेंस होता है, वो होता है रेफरेंस का, कि हम किसके रेफरेंस में देख रहे होते हैं। फिजिक्स में रेफरेंस को परिवेश माना जाता है कि परिवेश किस पर क्या कार्य करता है, और यहां हम केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं तो बेटा हम सिस्टम के द्वारा देखते हैं कि भाई सिस्टम किस पर क्या कार्य कर रहा है। इसीलिए डब्ल्यू का जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग होता है, लेकिन यहां पर आने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अब मुझे बताइए फटाफट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस किस को ये समझ में आ गया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस किस को समझ में आ गया दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे भाई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। देखिए भाई, देखो भाई, न्यूमेरिकल नंबर एक, न्यूमेरिकल नंबर एक आया है आपके सामने आज। एक प्रणाली द्वारा यानी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य 8 जूल, 8 जूल है जब इसे 40 जूल ऊष्मा, 40 जूल ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है, की आपूर्ति की जाती है प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। और इसके विकल्प देखिए क्या होंगे, 25 जूल,
ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। और यहां पर पोल भी चल गए हैं, 45 सेकंड का पोल है। इसके बाद ही मैं इसको हल करवाऊंगा और समझाऊंगा भाई, फटाफट करिए। बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा? अच्छा अभी है समय, करते रहो। देखो बेटा, आप लोगों को देखना है कि भाई किसका मान क्या क्या दे रखा है। एक प्रणाली द्वारा किया गया कार्य, कार्य किसने करा? सिस्टम ने, हमने तो नहीं करा, हमें तो फ्री में मिला। तो W का मान हो गया बेटा -8 जूल। और हमने उसको हीट कितनी दी बेटा? चेंज इन हीट कितनी हो गई बेटा? वो पॉजिटिव होगी 40 जूल। कितनी होगी? 40 जूल। अब बेटा हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो हम कहेंगे भाई ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर होता है du माइनस डब्ल्यू। dq का मान 40, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें निकालना है माइनस, और w का मान दे रखा है बेटा -8, यानी 40 बराबर du, और ये हो जाएगा +8। फिर du क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 40 -8, यानी 32 जूल आंसर आएगा इसका। और 32 जूल कहां दे रखा है बेटा? विकल्प सी में। 32 जूल कहां दे रखा है बेटा? विकल्प सी में। तो विकल्प सी को आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो 81.53% बच्चों का आंसर करेक्ट है, जिसमें पीयूष, नरपट, नवनीत, जयपाल, प्रदीप, फहद, अवनीश, कृष्ण और भाई चक्र, सुदर्शन और सेजल। बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, अच्छे वाला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इन्होंने कहा है जब गैस का एक नमूना, गैस का एक नमूना 0.6 एटीएम, ठीक है, के औसत दाब से, के औसत दाब से संपीड़ित संपीड़ित होता है, तो गैस का आयतन 500 सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, तो एक तरीके से ml में दे रखा है मान, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब से घटकर 300 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान ठीक है 10 जूल ऊष्मा मुक्त होती है, 10 जूल ऊष्मा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। 10 जूल ऊष्मा मुक्त होती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताना है कितना होगा।
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, विकल्प एक देखिए बेटा, विकल्प एक होगा हमारे पास माइनस के 2.16 जूल। विकल्प बी होगा बेटा हमारे पास 12.156 जूल। विकल्प सी होगा बेटा हमारे पास 2.16 जूल। और विकल्प डी होगा बेटा हमारे पास 101.3 जूल। अब पहले आप इसको स्टार्टिंग करो जितना आपसे हो सके, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, 90 सेकंड का समय दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, जिन बच्चों से नहीं हो रहा वो थोड़ा समझ लें बेटा, वो चीटिंग ना करे, वो है ना देखे कि भाई मॉड्यूल में से देख के आंसर बता दे तो हीरो बन गए, ऐसा नहीं करना है। देखो, हम लोगों को जानते हैं उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, तो हम लिखेंगे भाई उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हमारे पास क्या सूत्र होता है बेटा, डी क्यू बराबर डी यू माइनस डब्ल्यू, यही समीकरण है। अगर इस अभिक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो बेटा गैस को दबाया गया है, गैस को संपीड़ित किया गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, W बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बेसिक फॉर्मूला P एक्सटर्नल, और आपको याद होगा बेटा डेल्टा V करके एक सूत्र होता है ना भाई, P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V होता है। आप यहां पर लिखोगे माइनस के P एक्सटर्नल यानी बराबर माइनस के P एक्सटर्नल V2 माइनस के V1, ऐसे करते थे हम लोग। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना आ गया बेटा, 0.6 वायुमंडल, 0.6 ATM, और भाई V2 को लीटर में लिखना आप, तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.5 लीटर, तो बेटा ये हो जाएगा 0.2, तो ये हो गया हमारे पास 0.6 गुणा 0.2 गुणा ATM लीटर। और आपको याद होगा बेटा हमारे पास आंसर दे रखा है जूल में, तो उस ATM लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, उस ATM लीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। और ATM लीटर को जूल में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था कि 101 से गुणा कर देना, तो हमारे पास आंसर आएगा भाई 0.6 गुणा 0.2 गुणा 101, और अब यह बन जाएगा जूल में। तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया यहां पर, ध्यान रखना भाई, क्योंकि जब आप लोग यहां पर 0.3 क्योंकि माइनस लेकर चल रहे थे, और यहां पर 0.3 और 0.5 छोटे से बड़ा मान निकालोगे तो यहां पर माइनस बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और बेसिक फॉर्मूला यही रखना था, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। अब इसको हल करने के बाद 0.6 गुणा 0.2 गुणा 101, तो 12 पॉइंट कितना आ गया बेटा जी, 12.12 जूल जो है कार्य आ गया। ठीक है, हीट कितनी दी हमने उसको 10 जूल, जब हीट मुक्त हुई, और जब भी हीट मुक्त होती है तो आपको याद होगा बेटा ये अपने आप निकली, तो हम इसको माइनस में लेंगे, तो माइनस के 10 जूल बेटा डी क्यू का मान है। तो हम लोगों ने क्या करा, जरा देखो बेटा, यहां पर लिखा -10, ये हमें निकालना है माइनस, डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है भाई, 12.12, 12.12, तो भाई डी यू बराबर आएगा हमारे पास 12.12, या आगे इधर प्लस हो जाएगा माइनस के 10, तो यह आएगा 2.12 जूल। तो 2.12 कहां दे रखा भाई, ठीक है, 2.12 कहां पर आएगा बेटा पॉजिटिव में, ऑलमोस्ट यहां पर आएगा, क्योंकि भाई देखो इसका और मेरा आंसर में एक दशमलव के दूसरे स्थान पर अंतर क्यों आया, कि मैंने राउंड ऑफ करके यहां पर 101 से गुणा करवाई थी। वैसे तो मैंने बोला था कि 101.325 होता है, पर आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि मान क्या आएगा भाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा जी सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा जी सी। अब मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के भीतर किस किस को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। जयपाल, जिया, पीयूष, गरिमा, अनीश, कृष्णा, केशव, निकेश, आकांक्षा और प्रदीप,
फटाफट बताइए भाई, किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें कार्य अलग निकालना था इस डेटा से, जब हमें वायुमंडल और आयतन दे रखा था तब। ठीक है, और हम लोग जानते हैं दोस्तों, हीट मुक्त हुई है, उष्मा मुक्त होती है तो हम उसको माइनस में लेते हैं, और जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, तो गैस अपने आप से नहीं दबती, गैस के ऊपर दबाना पड़ता है ऊपर से, और दबाते कौन है? हम। इसीलिए डब्ल्यू का मान पॉजिटिव भी आया, डब्ल्यू का मान पॉजिटिव भी आया बेटा। हम जानते हैं उष्मागति का प्रथम नियम, डीक्यू के स्थान पर हमने माइनस के 10 जूल रखा। ठीक है, डब्ल्यू जो हमने कैलकुलेट करा वो हमने एज इट इज रख दिया। फिर इसको हल करने के बाद ये डीयू निकालना था हमें, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना था। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना था, ये निकल कर आ गया। बोलिए बेटा, क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? बोलो बोलो फटाफट। भाई देखो यार, देखो परिश्रम तो तुम्हें करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी दोस्तों, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। ग्रीन टी बोलते यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारी मेहनत मैं ही करूं और मैं ही आंसर निकाल के दिखाऊं और मैं ही तुम्हारा पेपर देने जाऊं और मैं ही टिक मार्क करके आऊं और मैं ही सारी तुम्हारी आंसर की भर के आऊं, वो नहीं हो सकता। थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। थोड़ा डरना क्यों है? क्वेश्चन को देखकर डरना क्यों है भाई? और मैंने तो आपको हमेशा ये बताया कि हो सकता है कि पहले एक दो क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी, पेन कम चलेगा, समझ में कम आएगा, पर ऐसा थोड़ा है कि वो तुमसे होगा नहीं। क्वेश्चन तुमसे बड़ा हो सकता है, सच बताओ, तुमसे बड़ा हो सकता है। अबे तुम्हें कम से कम, तुमने 12वीं कर ली, 15-16 साल से तुम यहां धरती पे हो, तुमसे बड़ा हो सकता है। सारी बात खत्म है, लेकिन अपना रोला कम नहीं होना चाहिए बस। तुमसे बड़ा कोई नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक प्रणाली, एक प्रणाली 600 जूल, 600 जूल ऊष्मा अवशोषित, अवशोषित करती है एवं अपने परिवेश पर, अपने परिवेश पर 300 जूल के बराबर, 300 जूल के बराबर कार्य करती है। कार्य करती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। विकल्प एक 300 जूल, और विकल्प डी। ठीक है भाई, हल करिए इसको, हल करिए, और जब नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। हल करना है भाई, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। करते रहो, करते रहो।
देखो बेटा, क्वेश्चन को समझो। पहले हम लोग जानते हैं कि भाई एक निकाय थी, है ना, एक प्रणाली थी, एक निकाय थी, उसका ये पिस्टन होगा, ये परिवेश है, बाहर वाला क्या होता है, परिवेश। तो आपको पता लगा होगा कि उष्मा जो है परिवेश से निकाय में गई, यानी उष्मा यहां से ऐसे गई, फिर ये पिस्टन क्या गई होगी, ऊपर। तो कार्य किसने करा बेटा, प्रणाली ने करा, किसके ऊपर, परिवेश के ऊपर। तो यहां से ध्यान रखना है कि जो DQ लोगे वो लोगे आप पॉजिटिव, और W का मान आप क्या लोगे बेटा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया लग गया, एक प्रणाली 600 जूल ऊष्मा अवशोषित करती है, तो चेंज इन हीट का मान कितना आ गया बेटा, प्लस के 600 जूल। और कार्य कितना किया बेटा उसने, कार्य किया उसने माइनस के 300 जूल। और उष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है भाई, हम कहेंगे उष्मा गतिकी का, या उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से DQ का मान होता है DU माइनस के W। अब DQ का मान 600 है तो 600 रख दो, DU का मान निकालना है माइनस, अब W का मान कितना दे रखा है, माइनस के 300। अब माइनस पहले से है तो 300 रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। अब DU का मान कितना हो जाएगा भाई, 600 इधर था, ये माइनस जब इधर आएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बेटा 300 जूल। और 300 जूल कहां दे रखा है भाई, विकल्प ए में। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा जी ए, जिसमें 89.74% बच्चों का आंसर करेक्ट है। जयपाल, फैजल, जिया, अनीश, नवनीत, राकेश, पीयूष, निकेश, सुदर्शन और विश्वास, बहुत बढ़िया। अब मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के भीतर, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया दोस्तों, यस और नो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेहतरीन। अब जरा देखो बेटा, एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। अब PYQ आ गया बेटा एक, तो ये आया था भाई नीट 2019 में आया था बेटा ये क्वेश्चन। क्या कहा गया यहां पर, ओहो ये नहीं बेटा, ये अभी करवाया नहीं मैंने, सॉरी आया था पर मैंने अभी ये वाला पार्ट नहीं करवाया है, इसीलिए इसको भी छोड़ते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, आप लोगों को याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे आज का ये। इन्होंने कहा है कि आंतरिक ऊर्जा में निम्न शामिल नहीं है। कल का लेक्चर जिन्होंने देखा होगा वो तुरंत क्वेश्चन कर देगा। एक, कंपन ऊर्जा, बी, घूर्णी ऊर्जा, सी, गुरुत्व खिंचाव, गुरुत्व खिंचाव से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। ठीक है, विकल्प डी, परमाणु ऊर्जा का मतलब वही है बेटा, वो नाभिकीय जो मैंने लिखवाया था वही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन छोटा है तो भाई कम ही समय मिलेगा। फटाफट इसका आंसर दो, क्या होगा भाई।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल। गुरुत्वीय ऊर्जा को मैंने आपको बताया था कि यह जो है आंतरिक ऊर्जा का भाग नहीं होती, तो भाई इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 90.02% बच्चों का आंसर करेक्ट है। नवनीत, फैजल, रोहित, जयपाल, एमके, शिवम, गरिमा, अवनीश, फहद, अनिकेश, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 तो शायद हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बेटा, जब प्रणाली पर, जब प्रणाली पर, ध्यान रखना, प्रणाली द्वारा नहीं, प्रणाली पर, और प्रणाली पर जब कोई काम किया जाता है तो कौन करता है, हम। जब प्रणाली पर 4 किलो जूल कार्य किया जाता है, ठीक है, एवं प्रणाली 1 किलो जूल ऊष्मा, 1 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित का मतलब होता है बाहर निकालती है, तो ऊष्मा तो जब अपने आप बाहर निकलेगी तो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगी, तो हम कहेंगे भाई उत्सर्जित, उत्सर्जित की जाती है, तो आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। विकल्प 1, ध्यान से देखिएगा बेटा, +1 किलो जूल। बी विकल्प होगा -5 किलो जूल। विकल्प सी होगा +5 किलो जूल। और विकल्प डी क्या होगा बेटा हमारे पास, +3 किलो जूल। फटाफट आंसर निकालिए भाई, 45 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, फटाफट आंसर निकालिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। अब देखो बेटा, यहां पर हम लोग जानते हैं कि जब हम कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, तो W का मान हम लेंगे +4 किलो जूल, और हीट अगर बाहर निकल रही है तो बेटा -1 किलो जूल। हम लोग जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ बराबर होता है du माइनस के W। अब ये हो गया -1, du हमें निकालना है माइनस, W हमने क्या ले रखा है पॉजिटिव, तो हम 4 करेंगे बेटा, तो du बराबर हो जाएगा, जब 4 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 सेम रहा था, तो भाई +3 बचा, तो +3 कहां दे रखा है विकल्प डी में, तो आप डी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, डी को टिक कर दोगे आगे बढ़ जाओगे। तो 65.48% बच्चों का आंसर करेक्ट है। फैजल, एमके, जयपाल, पीयूष, आलोक, अरुण, रोहित, प्रांजल, प्रिया और बलराम, बहुत बढ़िया भाई। अब मुझे बताइए, क्या बेसिकली आप लोगों को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की समीकरण या उस पर आने वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, हाँ या ना, बोलिए बेटा।
क्या आप लोगों को बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई यहां पर, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होता है पूर्ण ऊष्मा, या उसको कहते हैं हम लोग एंथैल्पी। क्या कहते हैं भाई? पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी। जो मैं समझाऊंगा सबसे पहले आपको वो समझना है और फिर वो छापना है, ठीक है? तो देखो भाई, हमारे पास नया टॉपिक चला है एंथैल्पी। एंथैल्पी, ठीक है, जिसको हम पूर्ण ऊष्मा भी कहते हैं, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। अगर आपको पता हो, एच से डिनोट करते हैं बेटा। ये हमारे पास टॉपिक है। अब इसकी डेफिनेशन बहुत बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि देखो इन सब की यूनिट तो जूल है। कार्य की भी यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई, ठीक है? कार्य की भी यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। आंतरिक ऊर्जा की भी यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। उष्मा की भी यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। अब भाई सबकी यूनिट जूल है और सारी ऊर्जा का है, ऊर्जा है, पर अलग अलग प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, यह भी हमें जानना पड़ेगा ना बेटा। तो यहां पर समझिएगा एंथैल्पी, जिसको कहते हैं पूर्ण ऊष्मा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण ऊष्मा। देखिए, हम लोग कहेंगे इसकी परिभाषा। यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा। और बेटा पीवी भी क्या होता है? एक तरह से कार्य को रिप्रेजेंट करता है, और कार्य के जो समतुल्य ऊर्जा होती है, क्योंकि कार्य की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। तो हम कहते हैं यू प्लस पीवी क्या ऊर्जा को, मतलब इस पूरी ऊर्जा को, यू प्लस पीवी ऊर्जा को एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी कहते हैं। और अभी टेंशन नहीं लेना, इसकी और भी परिभाषा आएगी और समझने के लिए। ये तो गणित की समीकरण है, गणित की परिभाषा है। तो यू प्लस पीवी ऊर्जा को एंथैल्पी कहते हैं। यह एक अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, और एक विस्तीर्ण गुण है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो भाई मान लेते हैं। इसे ऐसे निरूपित करते हैं, ये भी पता होगा आपको। इसे एच से निरूपित करते हैं। देखो बेटा, H बराबर क्या हो गया? एंथैल्पी किसके बराबर है? U प्लस पीवी के बराबर। U प्लस पीवी के बराबर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत कैडी बात है ये बात सबको बताई नहीं जाती बेटा, बहुत कैडी बात है, बता दूं। देखो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जितने भी आपने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, जो न्यूमेरिकल करे होंगे, चाहे वो फिजिक्स में करे होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री में करे होंगे, कभी भी ये नहीं पूछा जाता एंथैल्पी कितनी है। कभी ये भी नहीं पूछा जाता कि आंतरिक ऊर्जा क्या हो है। हमेशा ये पूछा जाता है आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हुआ, यानी हम चेंज निकालते हैं। क्यों? थर्मोडायनेमिक्स यानी ये जो चैप्टर है उष्मागतिकी की, ये इसके भी दो भाग हैं, ठीक है। इसके दो भाग कैसे हैं? एक भाग को हम कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम और आप लोग पढ़ रहे हैं। एक होती है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो शायद तब तुम पढ़ोगे, ठीक है। अगर तुम मान लो सब्जेक्ट की तरफ जाते हो, अगर तुम एमबीबीएस की तरफ जा रहे हो, फिर शायद आपको पढ़ने को भी ना मिले, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम एंथैल्पी या एंट्रोपी या हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी एंथैल्पी को, किसी भी आंतरिक ऊर्जा को कैलकुलेट नहीं करते, उसमें परिवर्तन कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ये समीकरण तो हमारे पास नॉर्मल समीकरण आई, जिसको कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? इसमें परिवर्तन निकालते हैं। और परिवर्तन कैसे करेंगे बेटा? दोनों साइड हम क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो मैंने क्या करा बेटा? इसको कर दिया डीएच, डी यू प्लस पीवी, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने इसको लिखा डीएच बराबर डी यू प्लस डी पीवी। फिर आप लोग जानते हैं कि डीएच बराबर डी यू। जब हम दो फलनों का एक साथ अवकलन करते हैं तो आपको सूत्र याद होगा, एक को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट, और दूसरे का अवकलन कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा बेटा पीडीवी प्लस के वीडीपी। आ गया? पीडीवी प्लस के वीडीपी।
अब यहां से समझना भाई, स्थिर दाब पर, क्योंकि जो सराउंडिंग है हमारे पास, जो दुनिया है, जो वातावरण है, हम मान के चलते हैं स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर का मतलब है कि P बराबर क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। P बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो बेटा दाब में परिवर्तन कितना हो गया, 0। अगर दाब में परिवर्तन 0 हो गया तो बेटा इस वाले पूरे पद को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और हमारे पास समीकरण क्या बचेगी बेटा, हमारे पास समीकरण बचेगी DH बराबर DU प्लस के PdV, DU प्लस के PdV, यही बची। अब यहां से एक बात और बताता हूं मैं, हम लोग ये भी जानते हैं, चूंकि उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है बेटा, कि DQ जो है वो भी DU प्लस PdV होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई उष्मागतिकी के प्रथम नियम को दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, एक तो DQ बराबर DU माइनस W और एक DQ बराबर DU प्लस PdV। आप अगर इन दोनों समीकरणों को देखोगे तो इनकी राइट हैंड साइड सेम है, DU प्लस PdV, DU प्लस PdV। तो हमने क्या करा बेटा, DH के बराबर DQ को कर दिया, लेकिन कंडीशन एक और रखी, कंडीशन एक और रखी कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ये P जो है गुणा में नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है बस, कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो भाई हम यहां पर एक और निष्कर्षण पर पहुंचे और हम कहेंगे कि भाई स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन ही एंथैल्पी परिवर्तन होता है। कोई अगर आप लोगों से पूछे कि भाई एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, तो हम कहेंगे स्थिर दाब पर ऊष्मा में जो परिवर्तन आता है उसी को एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। मतलब ये ऊष्मा ही होती है एक तरह की, पर स्थिर दाब पर क्या होती है बेटा, ये स्थिर दाब पर। तो फटाफट बताइए बेटा जी कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने ये परिभाषा लिख ली, ये समझ लिया और इसको छाप लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें ये डेरिवेशन याद होना चाहिए, बस मुझे इतना जानना है कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन ही एंथैल्पी परिवर्तन होता है। हां, ये कैसे लिखा, कैसे आया, इसलिए मैंने तुम्हें ये डेरिवेशन समझाया, अदरवाइज डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है। डेरिवेशन क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बट ये प्रूव करना था मुझे कि स्थिर दाब पर जो हीट में परिवर्तन होता है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है, उसी को हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। छापो बेटा, इसको छापो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यहां पर, अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आया, मतलब डाउट तो सच बताऊं नहीं आया होगा, मुझे पता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई जिसकी गाय होती है तो पालने वाले को ये तो पता है ना उसका बछड़ा खुलने के बाद कहां तक भागेगा। मुझे पता डाउट तो नहीं आया होगा इस मामले में, लेकिन मैं एक शंका पैदा करूंगा, एक डाउट पैदा करूंगा, फिर उसका आंसर दूंगा, फिर आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे। सब्जेक्ट अच्छा पता है कब लगता है, जब आप उसके बारे में डाउट करें, उसके ऊपर डाउट करें, उसके डाउट्स को क्लियर करें। देखिए बेटा यहां पर क्या होगा कि सर जी, एक विद्यार्थी मेरे से बोला, एक स्टूडेंट मेरे से बोला, गुरुजी यदि स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन
एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होवे है। एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है। तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा में परिवर्तन किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? देखो बेटा, आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा सारे बच्चों को। अगर मैं कभी भी ऐसा कुछ लिखवाता हूं ना, कहानी या स्टोरी या लाइन, ये लिखा करो आप, क्योंकि हो सकता है अभी आपको ये समझ में आ रहा हो, अभी आपको याद आ रहा हो, लेकिन एक दो महीने बाद जब तुम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होगे, पीछे का रिवाइज करना होगा, तो वो जो फील है, मतलब मेरे साथ पढ़ना और खुद से पढ़ने में एक अंतर है। मैं आपको गारंटी बताता हूं, जब आप मेरे साथ पढ़ते हो तो सब्जेक्ट की फील ले पाते हो, और जब आप खुद से पढ़ रहे होते हो तो सिर्फ पढ़ रहे होते हो, है ना? ये अंतर होता है, मेरे साथ भी होता था। तो अब यह है कि अगर तुम ये लाइन लिख लोगे तो तुम ये समझ लेना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। नोटबुक में लिखा हुआ है, वही मेरी नकल उतारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे गुरुजी ने बोला था यदि स्थिर दाब पर ऊष्मा में एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है तो आयतन में परिवर्तन नहीं, स्थिर आयतन में ऊष्मा में परिवर्तन किसके बराबर होगा? बड़ा सिंपल बात है। अब यह बात आपको परमानेंट याद करवा दूंगा, परमानेंट, इस चीज के थ्रू। हम लोग जानते हैं बेटा क्या? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। अब ये जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, इसको समझिएगा आप, ठीक है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम समझिएगा। हमारे पास होगा भाई ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, dq बराबर du प्लस pdv, आप भी जानते हो। अगर मैंने मान लिया कि आयतन स्थिर है, आयतन क्या है? कांस्टेंट है, तो बेटा आयतन में परिवर्तन किसके बराबर होगा? जीरो। उस टाइम पर अगर dv का मान जीरो है, आयतन में परिवर्तन जीरो है, तो यह पद किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जीरो के बराबर। और उस अवस्था में आप यह कह सकते हो कि भाई जब आयतन स्थिर होता है उस टाइम पर ऊष्मा में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां से हमें नोट पॉइंट क्या मिला? हम लिखेंगे स्थिर आयतन पर ऊष्मा में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थिर आयतन पर ऊष्मा में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आई बात समझ में भाई? हो गया क्लियर? हो गया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। फटाफट इसको नोट करिए, और अगर आपने नोट कर लिया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर जी छाप लिया, कि सर जी छाप लिया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया भाई। अब देखो भाई, अब हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है, ठीक है? अब ये जो हमें पढ़नी है, एक एक टर्म को क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा और डेली लाइफ से भी रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है? अब यहां पर एक चीज और लिखी हुई है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग ऊष्माधारिता।
क्या बोलते हैं भाई? उष्माधारिता, या कह लीजिएगा विशिष्ट ऊष्मा। वो सारी बातें बताऊंगा, विशिष्ट ऊष्मा या कह लो, या भाई उष्माधारिता कह लो। उष्माधारिता की बात कर रहा हूं मैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं एक बात। एक वस्तु है, ये ग्रीन टी है मान लो, है ना। दो बार अलग अलग बात बताऊंगा। एक बार स्टार्टिंग में जब ये आई थी तो इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था। इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, और थोड़ी देर बाद ये जो है 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहली बार में 80 से 60 में। दूसरी बार में 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। क्या बोला मैंने? एक बार 60 से 80 से कितना हुआ? 60, 20 का अंतर आया, और एक बार 60 से सीधा 20 गई। तो इन दोनों बार में, ठीक है, दोनों के दोनों बार में, पहली बार में दूसरी बार में, ऊष्मा में परिवर्तन कहां पर ज्यादा आया होगा? ऊष्मा में परिवर्तन कहां पर ज्यादा आया होगा? ये डेली लाइफ की बात है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तो फीलिंग की बात है। एक बार टेम्परेचर में अंतर 20 डिग्री का आया और एक बार टेम्परेचर में अंतर 40 डिग्री का आया अंतर, तो ऊष्मा में परिवर्तन भी कहां पर ज्यादा होगा? यस, दूसरी बार में टेम्परेचर जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वो सबसे ज्यादा दूसरी बार में आया होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल मान गया तुम्हारी बात। ये बात आपको पता थी। उष्माधारिता, उष्माधारिता नाम से पता लग रहा है उष्मा धारण करने की क्षमता। क्या बोला भाई मैंने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उष्मा धारण करने की क्षमता। बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, अगर मान लो आपने मतलब आपका अगर नीट नहीं, मतलब यार मैं गलत नहीं बोलूंगा, मुंह से मतलब सरस्वती माता है, ठीक है, तो सही बोलूंगा। मान लेते हैं कि कोई इंसान है और वो बेचारा जो है भीख मांग रहा है। आप लोगों का सभी का नीट लिखने में तो ये चाहता हूं। एक आदमी भीख मांग रहा है और भीख मांगना उसका पैशन है, वो अपनी शिद्दत से भीख मांगना चाहता है, ये उसका ड्रीम है कि भीख मांगना है मुझे लाइफ में, ठीक है। और भाई जब वो भीख मांगना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं कि यार अब भीख मांगने का जुगाड़ कैसे कैसे बनाया जाए, कौन सा डायलॉग रटा जाए, ठीक है। तो वो कहता है, ए भैया ऊपर वाले के नाम पे दे दे रहे मेरे को 2 चवन्नी, देखो मेरी कमर जो है ऐसे मटकी हुई है, दिक्कत आ रही है, और ये ऐसे निकला हुआ है, और भैया ऐसे ढहका लगा हुआ है, आ भैया तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा दिन बनाएगा, तुम्हारी जोड़ी होगी, ओहो, है ना, ऐसे करके बकवास करेगा। अब पता लगा चलो भीख भाग मिल जाएगी, यहां पे बढ़िया काम नहीं बन रहा, लोग सुधर गए, ठीक है, लोग सुधर गए। अब क्या हुआ, उनके पास एक लक्की ऑफर आया। जैसे लोगों के लिए क्या होता है ना, सेल निकल रही होती है कि भाई ये समर सेल है, ये विंटर सेल है, हम किसी भी लोगों के लिए, तो उनके लिए भी एक ऑफर निकला साल में कि भाई फलाना ढिमकाना जगह पे इतनी सारी चवन्नी पड़ी है, इतने सारे 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के पड़े हैं, तुम्हें भरने हैं। कंडीशन ये है, तुम्हें जितने मतलब अपने जो वो है, चाहे तो हाथ में भर लेना और चाहे पॉकेट में भर लेना, लेकिन पन्नी, थैले या फिर कट्टे, बोरी इसका यूज नहीं करना है। तो भाई साहब अलग अलग प्रकार के भिखारी थे। अब इस समारोह में जब भिखारी शामिल हुए तो कुछ भिखारी क्या हुए बेटा, अब बड़े बड़े हाथ वाले, ठीक है, पजामे, लेकिन गलती से पूरी स्पीड से भागे। तो आपने उस सफेद रंग का पजामा देखा होगा, गांव में पहनते हैं ताऊ लोग, ताऊ बाबा लोग, वो पहन के चले गए, और उसमें भाई कोई जेब जाब भी ना है, ठीक है, उसमें कोई जेब जाब भी ना है। तो भाई अब उसमें चले गए, उन्होंने क्या करा, थोड़े से भाई पैसे उठाए, हाथ में रखे, ऊपर वाली जेब में रखे, और थोड़े बहुत पैसे लेके भाग गए। दूसरे क्या होते हैं भाई, और दूसरे लेवल का भिखारी कैसे गया, उसने सोचा कि मैं जाऊंगा भाई उसमें पैंट शर्ट में जाऊंगा, भाई पैंट में जेब होती है, मैं नहीं जाता पजामे में। तो बेचारा वो तैयार हुआ, ठीक है, तैयार होने के बाद उसने क्या काम करा भाई,
कोट पहना, इसलिए कोट पहना कि कोट के अंदर जेब भी होती है, ठीक है, कोट के अंदर जेब भी होती है तो भाई कोट पहना। फिर शर्ट के अंदर भी जेब होती है, शर्ट भी पहनी, ठीक है। फिर उसने भाई वो भी क्या नाम, एक पैंट भी ली बहुत बेहतरीन वाली, उसमें इधर भी जेब, आगे भी जेब, पीछे भी जेब और एक चोर जेब, और हाथ भी थे उसके। तो सारे के सारे बेटा उसने बहुत सारे पैसे जो है उठाए, लूटे। फिर एक तीसरे नंबर पे उसका भी बाप निकला, मतलब उसके भी अलग लेवल का आया। उसने क्या करा था बेटा जी, उसने कोट पहना, ठीक है, कोट छोड़ो, हाँ कोट पहना जिसमें ज्यादा पॉकेट हो, ठीक है, या जैकेट मान लो, जैकेट पहनी जिसमें कुछ ज्यादा पॉकेट हो, उसमें शर्ट पहनी जिसमें भी पॉकेट हो, दोनों साइड वाली, ठीक है। फिर उसने पैंट नहीं पहनी, उसने पहना भाई कार्गो, ठीक है, उसने कार्गो पहना जिसमें आप बड़ी बड़ी जेबें, आप बड़ी बड़ी जेबें, ठीक है। और भाई उसने बहुत सारे पैसे उसमें भर लिए। अब उसमें चला तो जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या करे, उसने भर लिए, तो क्षण 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 करता हुआ वो निकल गया। तो मुझे बताइए बेटा, इन तीनों टाइप के भिखारियों में पैसे चुराने की क्षमता, या पैसे को रखने की क्षमता, या पैसे को लेकर जाने की क्षमता, या अधिक देर तक पैसे का भार संभालने की क्षमता किसमें ज्यादा थी? पजामे वाले में, पैंट वाले में, या कार्गो वाले में? फटाफट बताओ बेटा, बोलो बोलो, किस किस में ज्यादा थी बेटा? कार्गो वाले में थी सर, बिल्कुल सही बात है, कार्गो वाले में थी भाई, बात तुम्हारी ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसे ही क्या होता है, पदार्थ के भीतर अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं बेटा, ऊर्जाएं होती हैं। पदार्थ के भीतर अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती है। जैसे मान लो किसी में स्थानांतरण गति ऊर्जा होती है, किसी में घूर्णन होती है, किसी में वाइब्रेशन होती है, किसी में तीनों होती है। तो जब हम किसी को हीट करते हैं ना, हीट करते हैं, मान लो दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ में एक बॉन्ड है और एक पदार्थ में बहुत सारे बॉन्ड हैं, तो ज्यादा देर तक कौन ज्यादा हीट को अवशोषित कर रखेगा? कौन ज्यादा हीट को अवशोषित करके रखेगा? जिसके पास अवशोषण करने के ऑप्शन ज्यादा होंगे वो ज्यादा देर तक हीट को अवशोषित करके रखेगा, और उसकी उष्मा धारिता भी ज्यादा होगी, मतलब धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। ऐसे उष्मा के लिए है। सेम टू सेम अभी मैं एक उदाहरण पूछता हूं आप लोगों को, और मैं फील कराता हूं, ठीक है, मैं आपके घर में ही आपको फील कराता हूं। अगर मैंने 15 किलो लोहा लिया, लोहा, और 15 किलो मैंने जल लिया, जल, ठीक है, 15 किलो जल लिया, 15 किलो मैंने लोहा लिया। अब इन दोनों के दोनों को मैंने समान भार में समान टेम्परेचर तक गर्म किया। कितने तक? 100 डिग्री तक दोनों को गर्म किया। फिर आप मुझे बताइए इन दोनों में से किसकी उष्मा धारिता ज्यादा होगी? किसमें किसकी उष्मा धारिता ज्यादा होगी? फटाफट बताइए बेटा, किसकी उष्मा धारिता ज्यादा होगी? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं आयरन की ज्यादा होगी, लोहा। वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लोहा, एफी, ओफी, एफी, एफी। कुछ लोग जल भी कह रहे हैं, जल भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। देखो माय डियर लीचर बच्चों, माय डियर लीचर नालायक गधो, सुनो मेरी बात। अगर मैं जल की बात करूं और मैं लोहे की बात करूं, और मेरा क्वेश्चन अगर यह होता कि इनमें से उष्मा का अच्छा चालक कौन होता है, तो लोहा था। मैं लोहे को मानता हूं कि लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लोहे को जल्दी से गर्म किया जा सकता है, पर लोहा उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, जब कोई लोहे की दुकान पर कोई वेल्डिंग हो रही होती है या कुछ काम हो रहा होता है लोहे की, तो वो लोहे को रक्त तप्त कर देते हैं, एकदम लाल कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर हाथ भी लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो हीट वो उसको सप्लाई कर रहे थे, वो हीट लोहे ने एकदम से छोड़ भी दी, क्योंकि वो तो एक अच्छा कंडक्टर है ना हीट का। तो वो ज्यादा देर तक हीट को होल्ड ही नहीं कर पाया, धारण ही नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं जल की बात करूं, 100 डिग्री सेल्सियस पर आप पानी को उबालिए और नहाने की कोशिश करिएगा 15 मिनट बाद। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसी टाइम पर, 15 मिनट बाद। जैसे तुम नहाओगे ना, धुआं पता नहीं कहां कहां से निकलेगा और कहां कहां के बाल जल जाएंगे, समझ रहे हो? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को चाहे तुम 15 मिनट तक रख लो, 20 मिनट तक रख लो, पानी के अंदर उष्मा बहुत देर तक रखी जा सकती है। मतलब पानी जो है बहुत देर तक उष्मा को धारण कर सकता है। इसीलिए पानी की उष्मा धारिता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयरन के, एज कंपेयर टू आयरन के। बात समझ में आई? आप कह रहे हो हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा हमें फील आने लगा है। अब यहां पर भी एक और बात समझाता हूं। आयरन एक ठोस है,
पानी एक तरल है, आयरन एक ठोस है, पानी एक तरल है, लेकिन आयरन के जो कण होते हैं वो स्थानांतरण गति नहीं करते, क्योंकि ठोस के अंदर स्थानांतरण गति होती ही नहीं है, घूर्णन गति होती ही नहीं, क्योंकि सारे पार्टिकल फिक्स हैं। परंतु वाइब्रेशन हो सकते हैं, परंतु कंपन हो सकते हैं, अगर गर्म करें तो कंपन हो सकते हैं। तो उसमें उसके पास चोरी करने के लिए, हीट को चोरी करने के लिए सिर्फ एक ही जेब है, कौन सी? वाइब्रेशन वाली। अगर मैं पानी की बात करूं, पानी भाई साहब, पानी के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, यानी स्थानांतरण गति कर सकते हैं, यानी अपनी स्थानांतरण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो एक जेब तो हो गई, मतलब एक पॉकेट हो गई स्थानांतरण ऊर्जा के लिए। अब पानी के अणु ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, घूर्णन कर सकते हैं, मतलब है ना। तो अब दूसरी, जब घूर्णन करेंगे, घूर्णन गति करेंगे, घूर्णन गति के लिए घूर्णन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। दूसरी जेब तो घूर्णन गति उसके अंदर हो गई भाई, घूर्णन ऊर्जा को भी होल्ड कर देंगे। और पानी के अणुओं के बीच में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। और जो ये बॉन्ड होते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा चैप्टर सरल आवर्त गति फिजिक्स के भीतर, उसमें बताया जाता होगा कि भाई जो बॉन्ड होते हैं उसमें भी कंपन होते हैं और वो सरल आवर्त गति करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जहां पर भी जिस अणु के अंदर बॉन्ड होंगे उसके अंदर वाइब्रेशन मोशन भी होंगे। तो जल के पास तीन तीन जेबें हैं हीट को रखने के लिए, हीट को धारण करने के लिए, उष्मा को धारण करने के लिए। आयरन के पास सिर्फ एक जेब है, क्या? हीट को धारण करने के लिए। अब मुझे बताइए, ज्यादा देर तक कौन ज्यादा होल्ड कर पाएगा? ज्यादा देर तक उष्मा को कौन होल्ड कर पाएगा? कौन होल्ड कर पाएगा? आप कहोगे सर जी जल कर पाएगा। जल अधिक देर तक उष्मा को धारित कर सकता है। और अब आज से पहले मैं मानता हूं कि जब आपने उष्मा धारिता पढ़ा होगा ना, तो इसकी एक परिभाषा पढ़ी होगी। उष्मा धारिता उस उष्मा परिवर्तन के बराबर होती है जिसके द्वारा 1 किलोग्राम पदार्थ को गर्म करने पर उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आ जाता है। यह इसकी गणित की समीकरण है, थोड़ी परिभाषा है। पर इस परिभाषा में, और आपने जो अभी फील किया, आपने जो अपने घर में रियल फील किया कि हां ऐसा ऐसा होता तो है, वही उष्माधारिता है, वही उष्माधारिता है। किस किस को उष्माधारिता का आभास हुआ? आभास मतलब हां दिमाग चलने लगा, दिमाग के अंदर चीजें जुड़ने लगी। किस किस को हुआ भाई? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहां पर हम लोग कहेंगे भाई, इसको कह सकते हैं अवधारणा, क्या कह सकते हैं, अणुगति सिद्धांत, पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन मैं अब सिंपल ही बात बताता हूं। क्लासिकल दुनिया के भीतर अब देखो यहां पर क्या कहता हूं कि जब कभी भी उष्मा में परिवर्तन किसी वस्तु के लिए, किसी पदार्थ के लिए कह लो या वस्तु के लिए कह लो, है ना, किसी पदार्थ के लिए हीट में परिवर्तन, जब जैसे मैंने अभी आपको वो ग्रीन टी वाला एग्जांपल दिया था, हीट में परिवर्तन समानुपाती होगा कि उसका टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ है। किसी पदार्थ के लिए हीट में परिवर्तन, मैंने डी लिखा है, डी का मतलब परिवर्तन होता है बेटा, बराबर समानुपाती होगा डी के डी टी के। और जैसे इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे, तो एक नियतांक आएगा जिसको कहेंगे आप सी और डी टी। और सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी। कैसा भी टी ले लो, बड़ा ले लो, छोटा ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सी बराबर डी क्यू बटे डी टी। ठीक है। और यही हमारे पास क्या होता है बेटा? उष्माधारिता होता है। ठीक है, यही सी क्या कहलाता है हमारे पास? उष्माधारिता कहलाता है। अब यदि देखो इसकी परिभाषा हमें गणित के हिसाब से देनी हो, तो मैंने कहा यदि पदार्थ के ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, आपको याद होगा
कि परिवर्तन जो होता है चाहे वो केल्विन में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो वो बराबर ही होता है। ठीक है, यदि पदार्थ के ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का हो तो जो हीट कैपेसिटी है ना, जो हीट कैपेसिटी है मतलब उष्मा धारिता, वो उष्मा परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। dQ/1 कर लो यहां पर, है ना। अब यहां पर हम लोग कहेंगे यहां से हमारे पास आएगा भाई डेफिनेशन, किसी पदार्थ की उष्मा धारिता, किसी पदार्थ की उष्मा धारिता पदार्थ की उस उष्मा परिवर्तन के बराबर होती है। उष्मा परिवर्तन उस उष्मा परिवर्तन के बराबर होती है जिसके द्वारा पदार्थ में ताप परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का लाया जाता है। इसको छापिए बेटा। और ये जो हीट कैपेसिटी है ये टोटल हीट कैपेसिटी है बेटा। क्या है ये? टोटल हीट कैपेसिटी। तो टोटल हीट, ये टोटल हीट कैपेसिटी है और ये टोटल हीट है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये भी उष्मा धारिता भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, उष्मा धारिता भी अलग अलग प्रकार की होती है। बेटा एंट्रोपी जो है उष्मागतिकी के दूसरे नियम में आएगी। अभी उष्मागतिकी का प्रथम नियम ही चलेगा 1-2 दिन। ठीक है, इसी के ऊपर कार्य करा जाएगा। तो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम जब आएगा तब एंट्रोपी पढ़ाएंगे, अभी नहीं। अभी तो उसका मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रथम नियम को तो एंट्रोपी का पता भी नहीं है। तो जब साइंस को ही नहीं पता एंट्रोपी का तो मैं बीच में कैसे बता दूं कि एंट्रोपी क्या होती है। बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन फोन उठाता है। तुम लोग बहुत बोलते रहते हो कि सर जी वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल। आया कोई? अच्छा आ गई। आए नहीं भाई। दिया, गौतम, अनुज, स्वार्थी। स्वार्थी भी नाम हो सकता है किसी का, है भाई? स्वार्थी है तू? हेलो बेटा। लेकिन ये आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट देना मुझे, मुझे खुद ही सुनाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा इसको हिट कर देता हूं। कहां गया भाई? इधर। इसमें ना वीडियो कॉल चल रही है तो एक तो मेरे को आवाज सुने बच्चों की वो कर दो, और क्या बोलते हैं, मेरी आवाज भी उन तक पहुंच जाए। हेलो बेटा, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? कर रहे हैं, करेंगे करें यार, तुम्हें भी करेंगे भाई। हेलो हेलो, एम आई ऑडेबल? आएगा आएगा, कभी ना कभी तो आएगा बेटा।
अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, हेलो, अगली बार प्लान से ही आएंगे। आवाज ही नहीं आ रही थी यार। अगली बार प्लान से आएंगे। मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा टीम को कि भाई मुझे बात करनी है, बच्चों से बहुत दिन हो गए। कहां से? चलो कोई नहीं, फिर कल से गए। इनको इन्फॉर्म कर दियो कल मैं क्लास में। तो लेडीज एंड लेडर्स, आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर, क्योंकि हमें ऊष्माधारिता के प्रकार पढ़ने हैं कल की क्लास में। वो थोड़ा डीप है, मजेदार है, लेकिन आज से भी आसान होगा कल, ठीक है। लेकिन जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाए कृपया करके उसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स को रिवाइज करो, लिख कर भी देखो जो लिखना चाहते हो। और मॉड्यूल अगर आप तक पहुंच गए हो तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व किया करो। नहीं पहुंचे होंगे तो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।